so that our society to get that a real hero in that world. So first of all, I would like to call welcome girls. Please come on the stage for a welcome song. Today I am Malkeet Singh Malik, coordinator of Geeta Niketan Vidyapeeth. In front of you, I would like to give a heartiest greeting to all of you. आप सबका गीता निकेतन परिवार के अंदर तहे दिल से स्वागत है. We are present here to getting much timing from the hectic schedule for our work. हम सब ने अपना कीमती समय और आप सबने भी अपना कीमती समय निकाला है अपने बच्चों के लिए और आप सभी आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए. To tell you the reason, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कारण कि क्यों हम सभी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. What is the reason why we all are here? So it is very important and crucial time for us. Because we all are thinking about the future of our world. हम सभी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का एक बहुत अच्छा भविष्य बना सकें. एंड उसी वजह से आज गीता निकेतन विद्यापीठ के इस प्रांगण में हमने आप सबको इनवाइट किया है. जैसा कि हम जानते हैं, we are gathering here to class 9 to 12 because this is the important time for student to discuss what he or she want to become in his life, which field he would like to select for a bright future. How would he or she achieve
सच ऑफ टफ कंपटीशन, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि बच्चों के सामने बहुत सारे फील्ड हैं, पर उनके पास टाइम की कमी होने के कारण वो किसी भी चीज के ऊपर विचार नहीं कर पाते। तो उन्हीं भी चीजों के ऊपर विचार करने के लिए हमने अपने स्कूल में आमंत्रित किया है some of the great and successful personalities who achieved so many things in practical manner in their life। ये जो पर्सनैलिटीज आज हमारे बीच में बैठी हुई हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से एग्जाम्पल सेट करके अचीव करके दिखाई है। और जो हमारा मेन आज ऑर्गेनाइजर है विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन, जिसके तहत आज ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, जिसके तहत आज सब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सभी लोग इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। And one by one, first of all, I would like to introduce these guest of personalities with you and with their designation. So first of all, first and foremost, I would like to introduce our chief guest, Dr. Anil Kumar Beden, Executive Magistrate कम तहसीलदार। सर, आपका हमारे स्कूल में तहे दिल से स्वागत है। With that of you, Dr. Gurvinder Singh, Academic Director, VGFI, Vikhyat Global Foundation, India, and along with that, former Principal of Guru Nanak Khalsa College, Karnal. Give a big round of applause for the sir. Sir, को स्वागत है। With that, I would like to announce one of the another guest of honor, Mr. Rakesh Sachdeva, founder and chairman, VGFI, Eminent Education। और सर, आपका भी हमारे बीच में पहले से स्वागत है। साथ ही में एक पर्सनैलिटी को मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। Because of some reason, sir is out of station and due to that reason, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन पहचान कभी भी किसी उपस्थिति की मोहताज नहीं होती है। So, I think Dr. Krishan Arora sir, वो किसी कारण से हमारे बीच नहीं आ पाए, and Policy Director of VGFI, HOD Music Department, Guru Nanak Khalsa College, Karnal। And the next person जिनकी पहचान करवाना बहुत जरूरी है, जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और हमें गाइड करते रहे हर एक चीज के लिए, और मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे बीच में, इसके जो मेन रीजन है हमारे सर मदान सर को यहाँ पर मैं इनवाइट करूँगा और उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सर, आपका भी हमारे बीच में तहे दिल से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छे से गाइड किया। With that, also I would like to introduce our Director and Chairman सर रतन सिंह राणा सर, आपका भी आपके परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो अमित कुमारी मैम जी, मैम आपका भी हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है। एंड विद दैट ऑल द फैकल्टी हु आर सिटिंग ऑन द स्टेज, इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां सबका यहाँ पे तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। एंड नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, कॉम्पिटिशन है उसका आज दूसरा चरण है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कूल गीता निकेतन विद्यापीठ, हमारे चेयरमैन सर रतन सिंह राणा जी, प्रिंसिपल मैम मंजू बाला जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल बैठियान जी। तो अभी तक तो बताया गया था कि खाली अपना मैजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कम तहसीलदार झांसी, परंतु मैं बताना चाहूँगा ये बहुत बड़ी एजुकेशन भी है। आज बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमारे क्लास में आए हैं और इस तरह के मौसम में और हिसाब से आए हैं ऑन टाइम, और हम शायद 5-10 मिनट लेट थे। तो इससे पता आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना एक शिक्षा प्रेमी है
जहां स्टूडेंट का मार्गदर्शन रहता है, आपका सहयोग हमारे साथ बना रहता है। इनके साथ थोड़ा बताऊंगा, पहले डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर की तरह सेवा किया, कुरुक्षेत्र में कैथल में एज ए वेटरनरी डॉक्टर इन्होंने अपना सेवा किया, वहाँ पे MLC और LLM कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने किया। अभी तक पढ़ाई जारी है, शायद अभी कुछ कर रहे होंगे। लास्ट ईयर जाट कॉलेज कैथल में आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। ड्यू टू सोसाइटी में क्या होता है, जब इलेक्शन नहीं होता तो एक अधिकारी को एक चार्ज दे दिया जाता है उस सोसाइटी को रन करने का। तो अब तक के इतिहास में पहला जो यूथ फेस्टिवल रहा जाट कॉलेज में सर ने करवाया, जबकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इतना पेन नहीं लेता है। आपके सहयोग से जाट कॉलेज में पहला सहयोग वहां पे हुआ और आपके आने के बाद उस संस्था को 1 करोड़ 3 लाख रुपए उस मेले में, उस आयोजन में प्राप्त हुए। आपका माइलस्टोन था। और लाइब्रेरी के लिए आप मूलतः रहने वाले हैं नरवाना गांव के पास, गांव जुरानी खेड़ा। अब आपको एक बात का और एग्जांपल आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि केव क्या कौन सा व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा है और वो किस तरह से समाज से जुड़े हैं, किस स्तर पर जाने के बाद भी। गांव में आधा एकड़ जमीन गांव की पंचायत से दिलवाई, किसके लिए? और जो पैसे आए ग्रांट के, और वहां पे लाइब्रेरी बनाई, और हाईटेक लाइब्रेरी जिसका काम चल रहा है बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से भी मैं 15-20 दिन पहले गया था, तो खत्म होने वाला है वो भी। तो किस तरह से डॉक्टर से SCS बनते हुए इतनी सेवा मतलब अपने दायित्व को निभाते हुए भी समाज के प्रति जो उनका दायित्व है उसको भले पोस्ट करवा रहे हैं, उसको इतने ढंग से कर रहे हैं। और नरवाना में आपका एक 200 स्क्वायर यार्ड में पूरा एक प्रीमाइसिस है जो वहां के लिए लाइब्रेरी इन्होंने बनाया। वहां का वेल फर्निश्ड, कम से कम मुझे, मैं उस प्रोजेक्ट में साथ में था, इनके लिप कोच नाम से फाउंडेशन भी चलाते हैं, और वहां पर उन्होंने वहां के बच्चों के लिए पूरा फर्नीचर, फिक्सचर, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल करवाया, वो समाज को समर्पित किया। मैं चाहूंगा इसके लिए तालियां तो बनती हैं सर के लिए। और चाहूंगा मैं स्कूल उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि कितने % बच्चे IAS बनना चाह रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों ने कहा मैं टीचर बनना चाहती हूँ, किस बच्चे ने कहा मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ, कोई बच्चे का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई कहता है मैंने अब्रॉड जाना है। अब रोड में क्या करना है पता नहीं है, बस अब्रॉड जाना। अभी तक स्कूल में जो हमारा 50% से प्लस 53% बच्चों ने कहा है कि वी वांट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। 10% बच्चे कहते हैं जी हमने अपना व्यापार करना है, अपना बिजनेस करना है। 20% बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने IAS बनना है, SCS करना है, UPSC की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। कुछ बच्चे कहते हैं हमें टीचर बनना है। तो अब लिखा सबने, परंतु उसमें से हमने देखा कि क्या जिसने टीचर बनना है क्या उसको रास्ता मालूम है? इसके लिए हमारी पूरी पैनल की टीम, यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोफेसर, साइकोलॉजी के प्रोफेसर, एक पेपर को हमने लीड किया और वहां से एक बच्चे का हमने इवैल्यूएशन कार्ड बनाया जो आज सब पेरेंट्स को आए हुए हैं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप पेरेंट्स को दिया जाएगा, एक बच्चे को हमने स्कैन किया, भाई ये बच्चे का जो सोचा है क्या उसको रास्ता मालूम है, उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, उसकी लैंग्वेज स्किल कैसी है, उसका कमिटमेंट कैसा है अपने कार्य के प्रति। तो उसके ऊपर हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत से उसका इवैल्यूएशन कार्ड बनाया ताकि हम पेरेंट्स को ये कह सके स्कूल के साथ सहयोग करके, भाई आपके बच्चे ने हमारे स्कूल में इतना समय लगाया, 10 लगा है और इसके लिए इसको रास्ता मालूम नहीं है, उसके लिए ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्योंकि जो हमारे तहसीलदार साहब आए हैं SCS, जिस बच्चे ने SCS करना है, UPSC जाना है, उसकी बात वो करेंगे। जिस बच्चे ने एजुकेशन फील्ड में जाना है उसकी बात हमारे प्रिंसिपल साहब करेंगे। जिस बच्चे ने विदेश जाने के लिए कोई उसकी योजना क्या है, विदेश में क्या अवसर है, उसके लिए हमारा केस भी बैठे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के आज लोगों को यहाँ बुलाने का कारण यही था कि पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हो जाएं और अभी से इस विषय में सोचना शुरू करें। बड़ी गंभीर समस्या है। और दूसरा, जितना सहयोग हमें स्कूल का, देखो बात एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। जब हमने ये प्रपोजल रखा तो हमारी प्रपोजल से भी तीव्र गति से मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल मैम ने इस पे काम किया। कह रहे कपिल जी बहुत अच्छा है और हमें ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाना एक बात होती है, +2 तक मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूल बहुत मेहनत करता है बच्चे के ऊपर। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, जब बच्चा वो कॉलेज में जाता है तो वो वहां पर कॉलेज में उसकी केयर उतनी नहीं होती। करूंगा
आज आपको इसीलिए बुलाया गया है। आज बड़ा कम पीटीएम भी तो आते हो ना आप लोग, पीटीएम होते ना मैडम यहाँ, तो आज पीटीएम भी समझिए, आज आपके सामने ऐसी पर्सनैलिटीज बैठी हैं। आज आप इस मंच के बाद आप उनसे बात करें पर्सनली, और हम अपने बच्चे, आपके बच्चे का कार्ड आपके हाथ में पकड़ा रहे हैं, और उनसे पूछिए कि मेरे बच्चे ने ये कहा है सर, मेरे बच्चे के लिए क्या रास्ता है, मेरे पास इतना आर्थिक है, मेरे पास इतना पैसा है सर, मेरी व्यवस्था इतनी है, मैं बच्चे की पढ़ाई पे इतना खर्च कर सकता हूँ, मेरे बच्चे की रुचि ये है, मैं किस क्षेत्र में बच्चे को भेजूं। ये सारी बात आज आपने जो बड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटीज बैठी हैं, आज इस अवसर का लाभ उठाना है। मंच पे आसीन डॉक्टर अनिल कुमार जी HCS, राणा साहब चेयरमैन, मैडम प्रिंसिपल, अदर वर्किंग बॉडी के मेंबर्स, संदेवा साहब, कपिल मुलान जी, हमारे VJF के मेंबर्स, स्कूल के अध्यापक साथी, बहुत ही सम्मानीय बच्चों के पेरेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बेटे और मेरी बेटियों, जैसा कि अभी कपिल सर ने बताया कि हम कोई लेक्चर देने नहीं आए यहाँ, बातें करने आए हैं आपसे, आपके कैरियर के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने ये वॉलंटियर खड़े हुए हैं, प्लीज आप भी इधर आके बैठ जाओ, आपको भी सुनना है ध्यान से, और आप आके बैठ जाओ। ड्यूटी आपकी जो है मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी है। आ जाओ, जहाँ भी है सुबह शाम यही एक ही बात सुनते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कोई नहीं कहता खेल लो, कोई नहीं कहता मजे ले। हम पैदा किस लिए हुए, हम जीवित क्यों हैं, किस लिए जीवित हैं? पढ़ने के लिए सिर्फ। हमें सबसे पहले जो उद्देश्य स्थापित करना, निश्चित करना है, वो ये है कि जिंदगी में हमें जिंदगी बितानी कैसे है। सिर्फ जीना ही है, बड़े हो जाना है, बच्चे पैदा करने हैं और चले जाना है दुनिया से, इतनी ही जिंदगी है। तो ये पशु पंछी सभी कर रहे हैं, फिर हम को इतने अपने इतने कीमती टाइम को पढ़ाई में बेकार कर रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे, मजे नहीं ले रहे, मौज नहीं कर रहे। मेरे अनुसार जिंदगी में मौज करनी चाहिए, जितनी मौज ले सकते हो उतनी लेनी चाहिए। तो मौज लेने के लिए मौज कैसे मिलेगी? या तो हम खाली बैठे, खेले, सो जाएं, खाए पिए, आनंद करें, बस क्या यही मौज है? इसको मानो यही मौज है, तो इसके लिए हर 5 घंटे बाद पेट खाने को कुछ कुछ मांगेगा, फिर पंखा चाहिए, फिर AC चाहिए, फिर घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, बाहर जाना है पैसा चाहिए। तो सारी बात फिर किस चीज पे आती है? पैसे पे आती है। तो पैसा कहां से आता है? पैसा अगर हम अच्छा कैरियर बनाएंगे, कोई ऐसा साधन ढूंढ लेंगे जिससे बहुत सारा पैसा आ जाए, तो फिर हम मौज करेंगे। सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, हमें क्या करनी है? मौज करनी है। तो मौज करने के लिए हमें एक टारगेट निश्चित करना होगा कि हमें ये चीज अचीव करनी है। मैं अपनी बात करूं तो मैं जब कॉलेज गया तो मैंने पहले दिन निश्चित कर लिया कि मुझे कॉलेज का लेक्चरर बनना है, और फिर जिद कर ली, हर वो रास्ता ढूंढा जिससे कॉलेज का लेक्चरर बना जा सकता है। कितने % नंबर चाहिए उस सब्जेक्ट में, कैसे कैसे मुझे उस हर्डल आएंगी, कैसे कैसे मैं पहुंचूंगा, तो मैं लेक्चरर बन गया। जब लेक्चरर बन गया फिर रुका तो नहीं ना, फिर सोचा ये प्रिंसिपल की मेरे से ज्यादा मौज है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, प्रिंसिपल पढ़ाता भी तो सारा दिन, कभी किसी को धमका कभी किसी को धमका, तो मैंने फिर प्रिंसिपल के लिए मेहनत कर ली, तो प्रिंसिपल बन गया। एक बार मेरे मन में आया कि मुझे टीवी पे आना है, तो खोजा, ढूंढा,
करते 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 एक सीरियल था दिया और बाती हम, उसमें आ गया। ये ऐसे ही आ गया, इसके लिए कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की। और क्यों, अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है वो ऐसे हासिल नहीं हो जाएगी, जिद करनी पड़ती है, जिद कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। कोई HCS, कोई IAS, कोई विश्व का खिलाड़ी, टॉप का खिलाड़ी, कितने उंगलियों पर गिन लो विश्व टॉप खिलाड़ी, तुम किसी फील्ड में चले जाओ, उंगलियों पर गिन लो। उस उंगलियों पर गिनने वालों में आना है तो उनकी जिंदगी में बारे में पढ़ के देखो कैसे दिन रात उन्होंने मेहनत की। स्कूल में आते हैं, हमें एजुकेशन मिलती है दिए की तरह, दिया है हमारा मस्तिष्क, उसके अंदर तेल डाल दिया, उसके अंदर बत्ती लग गई, और उसके अंदर जब तक ज्ञान की ज्योति, तुम्हारी सोच की ज्योति नहीं लगेगी तो वो दिया चलेगा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं होगा। जो कुछ पढ़ रहे हो सिर्फ याद नहीं करना, उसे आत्मसात करना है, अपने मन के अंदर बिठाना है कि मैं मन के अंदर बिठाऊंगा तो ही हमें वो रास्ता नजर आएगा। अगर वो रास्ता नजर नहीं आया तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। पहले तो सोचो कि मुझे बनना क्या है, मुझे IAS बनना है तो अभी से तैयारी शुरू, सिविल सर्विस जाना है अभी से तैयारी शुरू। उसके लिए किसी सिविल सर्विस के पर्सन को मिलो, बहुत सारी अकेडमीज है, नेट पे आप मोबाइल में इतनी सारी रीलें, इतनी सब कुछ देखते हो, छोड़ दो वो सभी चीजें, छोड़ दो जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो कहता हूं दोस्त भी नहीं बनाने चाहिए। हम कभी मुसीबत में काम आएगा, अरे वो मुसीबत ही ना आने दो, काम कब आएगा? दोस्त क्या कहेगा, अरे छोड़ पर पढ़ते नहीं, घूमने चलते हैं। हमें तो पढ़ना है, अपना टारगेट अचीव करना है। तो मुसीबत कहां से आ जाएगी? मुसीबत तब आएगा ना मोटे काम करेंगे तो सीधे चलेंगे, अकेले चलेंगे, मेहनत करके चलेंगे तो अपना सपना पूरा करेंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स का रास्ता देखो, उतनी मेहनत करो, सुबह 4 बजे उठो और दौड़ो, उस गेम को पकड़ो, उस पर निकल जाओ। जहां भी निकलना है टॉप पे निकलना है, तो ही बात है। दूसरे वाले को कोई नहीं पूछता। जितने गोल्ड मेडल के नाम तो एक मिनट में निकल आएंगे। गोल्ड मेडल कौन था, एक पूछता सेकंड नंबर पे कौन आया था, कोई नहीं जानता उसको, फर्स्ट को सब जानते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मैं सुंदर नहीं हूं, सब फालतू की बातें हैं। भारत के राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि मनुष्य ज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन पे सबसे बड़ा काम उस राष्ट्रपति ने किया। और हमारा देश आज भी एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन वर्ल्ड में सबसे फेमस है। स्कूल एजुकेशन तो कोई मुकाबला नहीं पूरे विश्व में, कोई मुकाबला नहीं पूरे विश्व में। तो हमें अगर टीचर बनना है तो अभी से उसकी तैयारी करनी है। आगे देखने जो होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेरोजगार घूमते हैं, नौकरी नहीं मिलती, कोई कुछ कर धक्के खा रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपना गोल निश्चित नहीं किया, पर उस पर काम नहीं किया। और मैं सोच लूं कि अब मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है और बैठा हूं घर, तो बढ़ा देगा मुझे? सोचने से तो नहीं बनेगा ना।
उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उस ढंग से काम करना पड़ेगा। तो आपने सोचना है जिंदगी में आपने बनना क्या है, बाहर जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। वैसे तो बैठे हैं हमारे पास, वो बताएंगे आपको रास्ते, पर मैं कहता हूं आपको कोई ऐसी लैंग्वेज सीख लो, जर्मन, फ्रेंच, वो ले सीख के जाओगे तो बाहर कामयाब हो जाओगे, नहीं सीख के जाओगे तो कुछ नहीं कामयाब हो गया। सिर्फ सबसे बढ़िया तो अभी से रीजनिंग जीके की काम करना शुरू कर दो। टीचिंग में आना है तो अभी से उसके उस सब्जेक्ट को पकड़ लो जिस पे का टीचर बनना है आपने, उस पर मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अगर जिंदगी में मौज लेनी है, आनंद लेना है, सपना बड़ा करना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, जहाज में घूमना है, दूर दूर देशों में घूमना है, चाहे इंडिया में रहो चाहे बाहर रहो, घूमना है, आनंद लेना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है कड़ी मेहनत। किस लाइन में जाना है उस लाइन का अभी से खोज शुरू कर दो। आगे देखेंगे, आगे कुछ नहीं आने वाला, हर दिन आज जैसा ही होगा। वो सभी लोग जो ये सोचते हैं भी आज तो कुछ ज्यादा खा लिया, आज नहीं पढ़ते, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज नहीं पढ़ते, आज तो ये सीरियल आने वाला है, आज नहीं पढ़ते, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की आपको जहां पहुंचाया, आप वो काम करते हैं, आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना ही है। वो किसके लिए? वो अपने लिए नहीं, उनके जो जीवन था वो तो निकल गया, पेरेंट्स का जीवन तो निकल गया, वो आपका जीवन को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो आपको अपना टारगेट निश्चित करना है और उस पर ही सिर्फ एक टारगेट निश्चित कर लो और उस पर मेहनत करो। जब आप ऐसा सोचते हो तो प्रकृति आपका साथ देती है। जो लोग कहते मेरे भाग्य में कुछ नहीं, उनके लिए एक शेर है मेरे पास, बेहिंते ने ओ जो शिकवा करन मुकदरा दा उगण वाले उग पेंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। धन्यवाद। Sir, please join us and share your important view with us. Thank you so much. Thank you. डॉक्टर अनिल सरका जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कम तहसीलदार है और हिसार से हमारे बीच में आए, हमारी पूरी संस्था की तरफ से मैं चाहूँगा एक राउंड ऑफ अप्लॉज सर के लिए स्पेशली बनता है। बहुत बहुत थैंक्स है। इसके बाद जो हमारे स्कूल के चेयरमैन हैं रकम सिंह राणा जी, जब मैं इनसे सुबह मिला इन्होंने मुझे बताया सर ने कि जब ये सरपंच रहे गांव में तो क्या क्या डेवलपमेंट की, एक सोच इस स्कूल को कहाँ गांव से लेके यहाँ आए, 3.5 एकड़ ये जगह ली और अभी बहुत बड़े इनके प्लान्स हैं, बिल्डिंग जो बन रही है। मतलब मैं इनसे मिलके बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। मैं चाहूंगा एक जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे चेयरमैन सर के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गुरेंद्र सिंह जी का, हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट, सारा आप देख रहे हैं जो भी ऐसे राइटिंग कंपटीशन सर की गाइडलाइन में हुआ। और डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी जो हमारे पॉलिसी डायरेक्टर हैं, किसी कारणवश उनको बॉम्बे जाना पड़ा, वो नहीं आ पाए, तो मैं आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा। प्रिंसिपल मैम का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैम आप ले रहे थे सुबह से। और अमित कुमारी मैम का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये अरेंजमेंट्स सब बहुत बेस्ट किए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा क्योंकि जो ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, लगभग 50% स्टूडेंट ने बोला कि उनको अब्रॉड जाना है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ अगर कोई बच्चे बैठे हैं जिन्होंने लिखा, क्या मैं उनके हाथ देख सकता हूँ जो आफ्टर 12th अब्रॉड जाना चाहते हैं? क्या वो हाथ खड़ा कर सकते हैं? कोई ऐसे बच्चे यहाँ बैठे हैं 12th वाले?
यस नो? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार एक इंसान गुरु नानक देव जी के पास जाता है और उनको बोलते हैं कि जो आपने ये मनुष्य जीवन दिया है हमें, इसकी क्या वैल्यू है? जो आपने हमें मनुष्य बनाया है, इंसान बनाया है, इसकी क्या वैल्यू है सर? सो गुरु नानक देव जी उस इंसान के हाथ में एक लाल रंग का पत्थर देते हैं, बोलते हैं जा इसकी कीमत लगवा कर आइयो, बेचना मना है। बेचना नहीं है सिर्फ। मैं चाहता हूं बच्चे आप पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। मैंने क्या बोला? बेचना नहीं, सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? कीमत लगवा कर आनी है। तो सर वो इंसान आगे चलता है, एक सब्जी बेचने वाला उसको मिलता है। सब्जी बेचने वाला बोलता है, जैसे वो लाल रंग के पत्थर को देखता है, वो बोलता है बहुत अच्छा पत्थर है, एक बोरी आलू की ले जा और ये पत्थर मुझे दे दे। बोला नहीं, सिर्फ कीमत लगवा कर आनी है, बेचना मना है। उसके बाद आगे चलता है, एक फ्रूट वाला आदमी उसको मिलता है, फ्रूट बेचने वाला। वो बोलता है कि 10 दर्जन संतरे ले जा और ये लाल रंग का पत्थर मुझे दे जा। बोला नहीं, सिर्फ कीमत लगवा कर आनी है, बेचना मना है। उसके बाद आगे चलता है, हीरे का जौहरी मिलता है। हीरे का जौहरी जैसे ही उस लाल रंग के चमचमाते पत्थर को देखता है, वो उसको गंगा जल से स्नान करवाता है, एक सफेद कपड़ा बिछा के परिक्रमा करके माथा टेकता है, शीश नवाता है और बोलता है मूर्ख इंसान, ये तो बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, जा, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। वो इंसान बड़ा हैरान होता है और वापस गुरु नानक देव जी के पास आकर पूरी कहानी सुनाता है कि मुझे समझ नहीं आया, आप समझाएं। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐ मूर्ख इंसान, चाहे तो अपनी जिंदगी को एक बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे अपनी जिंदगी को 10 दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे इसे हीरे की तरह बेशकीमती बना ले, ये तेरी सोच और तेरी दृष्टि पर निर्भर करता है, तू जिंदगी को देखता किस नजरिए से है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे हिंदुस्तान में पढ़े चाहे बाहर पढ़े, आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी जैसी सोच होगी, आपकी जैसी दृष्टि होगी, आप वैसे ही बनेंगे। आज हम जहां पर भी हैं, सिर्फ हमारे अपने कर्मों की वजह से है, अपने विजन की वजह से है, अपने सोच की वजह से है। देखिए, मैं नहीं मानता कि आज की डेट में गाइडेंस की कमी है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी, गूगल एक 7 अजूबा होते थे, लेकिन 8वां अजूबा अगर मैं बोलूंगा वो गूगल है। आज आप कुछ भी गूगल पे टाइप करें, आपको 2 मिनट में वो चीज मिलती है बच्चों? यस और नो? यस और नो? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा सबसे पहले, और खुद एक्सप्लोर करने की चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। अब मैं कम टू द पॉइंट बात करूंगा। जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं या जो पेरेंट्स आए यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, तो ये जर्नी शुरू कैसे होती है? ये जर्नी शुरू होती है सबसे पहले बच्चों को और पेरेंट्स को, एक सबसे पहले अपने जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ बड़ी टफ है सर। माँ बाप सोचते हैं एजेंट्स की बातों में आकर कि एक सेमेस्टर की फीस भरनी है, बाकी बच्चा वहां पे निकाल लेगा। ये सबसे बड़ा एक वहम है, ये सबसे बड़ा एक गलत वहम है। सब टोटल की टोटल फीस, अगर आपके अपने बच्चों को अपने स्टैंड करना है, अपने बच्चों को सेटल करना है, एक व्हाइट कॉलर जॉब देनी है, तो उसके लिए आपको वो सारा पैसा खुद अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। और आपको बजट के अकॉर्डिंग, देखिए आज ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सिर्फ 2 लाख रुपया पर ईयर फीस में आप पढ़ सकते हैं। यूरोप में ऐसी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सन 1800 से सन 1900 से लगभग 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी वो यूनिवर्सिटीज, जहां पर स्कॉलरशिप मिलेगा आपको 2 से 2.5 लाख रुपया पर ईयर आप पढ़ सकते हैं। यानी अगर एक बच्चा बैचलर डिग्री 8 से 10 लाख रुपए में पूरी इंजीनियरिंग कर सकता है, पूरी नर्सिंग कर सकता है, टॉप प्रोग्राम्स कर सकता है।
सो उसके बाद फाइनेंस के बाद अब आती है बच्चों की बारी कि बच्चों में एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप कोई ना कोई लैंग्वेज सीखें। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसे एक्सप्लोर करें। सबसे पहले आप देखिए, आपको ये सोचना होगा कि आप जहां पर भी जा रहे हैं पढ़ने, क्या वहां पर आपको सेटल होना है या वापस इंडिया में आना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को वहां पीआर दिलवाना है, सेटल करना है या वापस इंडिया में आना है। 90% स्टूडेंट वहां सेटल होने ही जाता है। लगभग 16 साल से हजारों स्टूडेंट्स को मैं भेज चुका हूं। हमारा कानन की अगर मैं बात करूं, लगभग 50 ब्रांचेस हैं हमारी पूरी पैन इंडिया में। वडोदरा में हमारा हेड ऑफिस है और ऐसी कोई सिटी नहीं है शहर की जो मेजर सिटीज जहां पर हमारी प्रेजेंस ना हो। राइट, अब हमने इसमें कैसे इवेलुएट किया? सबसे पहले हमने दिया 4 पॉइंट्स के आधार पे हमने आपका ये पूरा रिजल्ट बनाया है। पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दूसरा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तीसरा पाथवे और चौथा कमिटमेंट। यानी जो बच्चा अंशिका का, ये लड़की का है मेरे पास, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अंशिका के कैसे हैं मैं जनरल बता देता हूं। द स्टूडेंट हैज अ क्लियर एम टू बिकम अ सीए इन फ्यूचर। अंशिका जो है उनका एम बिल्कुल क्लियर था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। राइट, हाँ। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं कि अंशिका ने जो लिखा, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी थी, तो द लैंग्वेज एम्प्लॉयड बाय द स्टूडेंट इज हाईली सिंपल। राइट। थर्ड, पाथवे, क्या वंशिका का पाथवे क्लियर है? She has no understanding of the methods or steps required to successfully accomplish this specific goal, कि how she can become chartered accountant. Commitment, the student is committed towards her goal but needs a clear way to accomplish it. तो ये जस्ट एक छोटा सा साइकोमेट्रिक है जो ऐसे हमने लिखवाया, लेकिन अब मैं जिस टेस्ट की बात कर रहा हूं वो टेस्ट तकरीबन 3 घंटे का होगा। अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको हम गाइड करेंगे। उसमें हर चीज देखी जाएगी, आपका एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग, आपका जीएस, आपका जीके, हर चीज आपको बताया जाएगा उसमें। राइट, आपका माइंड कैसे चलता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को मैं बताऊंगा, जैसे हम बच्चे की शादी करते हैं सर, ऐसे ही स्टडी अब्रॉड है। अगर एक कंट्री में आपका बच्चा चला गया तो दोबारा दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता अगर वो वहां से फेल हो गया, और आपका बहुत पैसा जाएगा। और हमेशा मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं, कभी भी आपको पढ़ने जाना है बाहर, हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना है। जितने भी एजेंट्स हैं उनके पास मैक्सिमम प्राइवेट आपको कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें ह्यूज कमीशन आता है और वो बोलते हैं कि इनको भेज दो बस। लेकिन अभी क्या है, वहां की डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है। वो 2-2 कमरों में कॉलेज बने हुए हैं। आपका तो स्कूल बहुत बड़ा है, 3.5 एकड़ में सर, ये जितना बड़ा हॉल है इससे आधे हॉल में कॉलेजेस बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। वहां की डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है सर। अब एजेंट क्या करते हैं, आपको अपने स्वार्थ में वहां भेज देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा एक्रीडिएशन चेक करनी है कि और सब गूगल पे मिल रहा है, यूट्यूब एक्सप्लोर तभी काम करेंगे जब खुले होंगे। तो कभी भी आपको अपने पेरेंट्स को इतना बर्डन नहीं करना फ्रेंडशिप जोन में। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, वो कॉपी करते हैं। हमारे पास जो भी बच्चा आता है, मेरा दोस्त वहां, जब मैं उनसे कारण पूछता हूं कि आप क्यों जा रहे हैं बाहर या आपको क्यों आपने कंट्री चूज की, तो वो बोलते हैं कि मेरी ये फ्रेंड या मेरा ये दोस्त जा रहा है सर। और पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा मानता ही नहीं, बच्चा मानता ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, आपको डिसीजन लेना है। आपको काउंसलिंग में बच्चा जहां भी जिस ऑफिस में जा रहा है, आपको उसके साथ साथ जाना है। ऐसा तो नहीं होगा ना, अब जब बच्चे की शादी का टाइम आएगा तो पेरेंट्स बोलेंगे खुद ही ये तो कर लेगा, खुद ही सब हो जाएगा, तब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, पूरा खानदान देखा जाता है। तो ऐसे ही कंसल्टेंट का खानदान भी आपको देखना है, पूरा वो कंपनी कैसी है, उनके क्या ऑफिशियल्स एग्रीमेंट्स हैं, सब छानबीन आपको करनी है। उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, कब से कितना पुराना कंपनी है। 1996 से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं।
सो हर साल 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट जाते हैं हमारे सब ऑफिसेज मिला के, और हम स्टूडेंट को ग्रुप में भेजते हैं। फिर हमारा लोकल ऑफिस है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया। आपने कनाडा में जाना है, टोरंटो में हमारा ऑफिस है। यूएस जाना है, कैलिफोर्निया में हमारा ऑफिस है। तो आपको पूरा सपोर्ट रहता है सर, एंड टू एंड सपोर्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्किल, क्योंकि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, वो शुरू में गेम्स में भी अच्छे होते हैं और स्टडी में भी अच्छे होते हैं। मैम साइकोमेट्रिक जो है वो 4th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। ओके। आप ये मैंडेटरी रखें सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये ज़रूर टेस्ट होना चाहिए हर बच्चे का, ताकि देखिए स्कूल एक ऐसा पाथ है जो आपको बच्चे सबसे ज़्यादा, कपिल जी ने बहुत बढ़िया बात की, 12 से 14 साल एक बच्चा स्कूल को देता है सर। और अगर फाउंडेशन वीक होगी, हम सोचते हैं कि आफ्टर 12th बच्चे को मेहनत करनी है, ये गलत है। आप पेरेंट्स को फाउंडेशन पे ध्यान देना। मैम अभी मैं अपने बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा फ्रॉड और एक फैशन चला हुआ है, पैकेज सिस्टम सर। बच्चों को बाहर भेजने के लिए पेरेंट्स बेचारों के पास ना तो आइडिया होता, ना उनको गाइड किया जाता सर। तो होता क्या है, वहाँ पे पैकेज, माँ बाप जाते हैं कंसल्टेंट के पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास आए, मैं बोलूँगा कुछ दिन करना, आपको अपने कागज दो। Tahsildar sir, please come and join us. Give a big round of applause to sir. Thank you so much. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो चेयरमैन स्कूल मैनेजमेंट है यहाँ गीता निकेतन स्कूल के, श्री रकम सिंह राणा जी का, और उनकी पूरी मैनेजमेंट की टीम का, और उनके साथ साथ जो स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं उनका, क्योंकि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी है। चाहे प्रोग्राम है कि भी जो ग्लोबल विख्यात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने स्पॉन्सर किया है, लेकिन जब तक कोई भी संस्था आपको अपॉर्चुनिटी ना दे आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तो वो बेईमानी होती है। यानी सबसे पहला सहयोग जरूरी होता है वहाँ की संस्था का। यानी आगे बढ़कर जो आज मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद भी, और पूरी टीम का धन्यवाद। और उनके जो साथ साथ है, जैसे कि पहले भी मैडम साहब ने बताया कि जो विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उनके जो डॉक्टर गुरिंदर सिंह एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल, जो कि बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है करनाल का। उनके जो मार्गदर्शन में जो चीजें बताई गई कि भी ऐसे हुआ कि आप लोगों का टेस्ट लिया, कार्ड बनाए, साइकोमेट्रिक टेस्ट बनवाए, तो वो भी अपने आप में एक अनोखी और यूनिक कहेंगे कि एक प्रचलन है शिक्षा के क्षेत्र में कि इंडिविजुअली किसी बच्चे को उसकी काबिलियत के बारे में बताना। यानी कोई भी बच्चा जब यूनिक हो जाता है ना, यानी उसका फिंगरप्रिंट जैसे होता है ना कि अलग ही होता है, पूरी दुनिया में चाहे कोई दूसरा बच्चा आ जाए उससे मैच नहीं करेगा। यानी आपके पास एक ऐसा यूनिक टूल देने की कोशिश करना, उस दिशा में जाना कि जो बच्चे को अपने आप में ही पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाए। क्योंकि हो सकता है आपके जैसा बच्चा पूरी दुनिया में ही ना हो, यानी वो कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना या उन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की तरफ लेके जाना, ऐसा जो प्रयास है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि सराहनीय विषय है। और मैंने तो आज तक देखा नहीं ऐसा कि भी जहाँ किसी भी स्कूल में ऐसा साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया गया हो। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे स्कूलों से जुड़ा हूँ जिनको जानता हूँ, हो सकता है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में इस संस्था से उम्दा स्कूल हो, लेकिन इनिशिएटिव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्होंने अभी जैसे एक बच्चे का दिखाया, उसमें क्या काबिलियत है, तो वास्तव में उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही यूनिक चीज है। तो मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी का, प्रिंसिपल साहब का,
कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि बहुत ही सराहनीय थी। जैसे कि जीवन काल के बारे में बताया कि भगवान जीवन देता है हमें, यानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ अगर संरचना कहें तो वो जीवन है, मानव जीवन, वो भी मानव जीवन। यानी आप धन्य हैं जिनको मानव जीवन मिला है। वैसे तो क्या होता है कि पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, अलग अलग वर्ग हैं, जैसे कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादा जानते होंगे। डिफरेंट जो कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है जूलॉजी में, जो जीव हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ऐसी योनि में जन्म लेना कि भगवान ने आपको मौका दिया है कि जो मानव योनि, जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है अपनी बुद्धि के बल पर, तो उस जीवन में जो आपको जन्म मिला है वो वाकई में, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि भी आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो, यानी गर्त में भी लेके जा सकते हो और दूसरा शिखर में भी लेके जा सकते हो। यानी आपकी काबिलियत का, आपके अंदर जो गुण है, कैरेक्टर्स हैं, उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हुए। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जिंदगी में जो कि उस दिशा को, उस दशा तक पहुंचने में सहभागी होंगे। यानी डायरेक्शन देना स्कूल का काम है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके चेयरमैन साहब ने जो मंच दिया वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। यानी आगे की बातें फिर गौण हो जाती हैं। अगर क्या यहाँ सुना किसी ने, क्या यहाँ सोचा किसी ने, और क्या वो बना जीवन में, वो गौण हो जाती है। अगर मंच ही नहीं दिया होता तो कुछ भी नहीं होता। जब शुरुआत ही नहीं होती, अगर आपके पास कोई जीवन की मान ली शुरुआत नहीं है, जब मंच मिला तभी आपको ऐसी जो शख्सियत है, यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर गुरिंदर सिंह जो प्रिंसिपल हैं खालसा कॉलेज, जो अपने आप में बहुत ही विख्यात है, जैसे संस्था का भी नाम है ग्लोबल विख्यात फाउंडेशन, और जो उनके चेयरमैन हैं राकेश सचदेवा जी, उन्होंने भी विदेश के बारे में, यानी जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं उनके बारे में जो अपने विचार रखे कि भाई पहले डिसाइड करो कि करना क्या है, यानी दिशा, यानी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उनके साथ साथ जो उसमें सहभागी रहेंगे, यानी हमारे पेरेंट्स, क्योंकि हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, और जो सबसे पहले हमारी सुख में दुख में शरीक होंगे, और सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी शायद अगर आप लोग कामयाब हुए। अगर आपको कोई भी खरोंच आई या किसी भी विषय में जिंदगी में उन्होंने आपको देखा कि गलत बच्चा जा रहा है, ये बच्चा कुसंगति के कारण गलत जा रहा है, यानी किसी भी वजह से आपको जब भी कोई दुख तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा दुख आपके माँ बाप को होगा। और जो सूत्रधार कहूंगा मैं कि भी जो कपिल मदान जी हैं, तो वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं टीम को, और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो मंच दिया है, क्योंकि मंच हमेशा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी छोटे को बड़े को देना, क्योंकि मंच के माध्यम से ही कोई भी चीज है प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे यहां बैठे हैं, एक तो बात याद रखना बच्चों कि जो पेरेंट्स हैं उनका एहसान आप कभी नहीं उतार सकते, यानी कभी नहीं। किसी के कोई बहन हो कि भी मैं उतार दूंगा तो हाथ खड़ा करने प्लीज। किसी को लगता हो कि मैं अपने माँ बाप का कर्ज उतार दूंगा, लगता है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को भी लगता है या कोई शक है, शुबा है, तो वो अपना हाथ उठा ले।
यानी पेरेंट्स चाहे अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, उसका आप कभी भी जो है कर्ज नहीं उतार सकते, क्योंकि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है बच्चे के ऊपर। अच्छे से अच्छी शिक्षा देना तो वो चीज करना। और जहां तक जैसे कि नाम है मेगा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार, यानी कैरियर के ऊपर फोकस करना। वैसे तो सीधी सी बात है, जैसे कि साइकोमेट्रिक्स टेस्ट ने दर्शाया है कि कुछ फील्ड्स होते हैं +2 के बाद या डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हो, लेकिन भी आप बच्चों के लिए पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी पूंजी लगा दी हर चीज में, और फिर आप ऐसी हरकत पे जाओ या सोचो भी तो वो गलत बात है। यानी सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इंश्योर करना है कि आपके स्कूल का अगर कोई बच्चा भी है तो प्रिंसिपल मैम को बताएं या फिर चेयरमैन साहब को बताएं, अपने टीचर को बताएं, पेरेंट्स को बताएं कि यह अमुक लड़का है, क्योंकि उसने सहयोग तो पॉजिटिव चीजों में कहा करना था, लेकिन वो नेगेटिव जा रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव, जो कि खुद तो बर्बाद होगा ही किसी दिन और कई लोगों को लेके डूबेगा। तो सबसे खतरनाक वो बच्चा है, पढ़ाई की बात तो सेकेंडरी है, फिर आगे यानी वो तो बहुत दूर की कोड़ी है उसके लिए कि कोई बनना है, उसने कुछ करना है, वो वाली चीजें तो बहुत दूर की बात है फिर उसके लिए। लेकिन वो किसी का अगर जीवन इस तरह से खत्म करता है, करने की कोशिश करता है, तो एक मर्डर की तरह होता है वो। तो बिल्कुल इसमें पूरे सावधान रहना कि इस तरह की जो चीजें ना हो। और फिर जैसे कि आप लोग कर रहे हो कि तैयारी करनी है +2 के बाद, तो आपको अगर सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो उसमें क्या रहता है कि 2 तरह के एग्जाम होते हैं, कहूंगा कि 3 स्टेप एग्जाम है, HCS का भी और IAS का भी। यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम यानी सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। इन तीनों चीजों में कुल मिलाकर एक ही चीज देखी जाती है कि IQ क्या है, कैसे थिंकिंग है, वो जो सोच कैसी है। कहते भी है ना कि सबसे तेज क्या चीज जो होती है, सोच। अगर अभी हम चाहें कि USA जाना है तो वहां पहुंच सकते हैं, हमारा मन सबसे तेज दौड़ता है, यानी जो मन के हार है और मन के जीते जीत। इसलिए कहा गया है चाहे आप कितने भी संकट में खड़े हैं, अगर मन में जीत है ना, कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। यानी सबसे पहले तो आपको क्या जीतना है, मन जीतना है कि मेरे को ये चीज बननी ही बननी है। जैसे कि हमारे सामने डॉक्टर गुरिंदर सिंह ने भी बताया कि भी मन जो भी डिसाइड करना अपने जीवन में, जो भी उद्देश्य आपका है, वो डिसाइड करके मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भी मैंने ये बनना है। उसके बाद शायद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसमें सिर्फ एक संशोधन हो सकता है कि भी जब आप चलो तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता लंबा हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है कईयों को थोड़ा सा टाइम लगे। जैसे कि यहां से अगर दिल्ली जाना है तो कोई हो सकता है कि GT रूट पकड़ ले एक ही बार में और स्टेट में दिल्ली, और हो सकता है कोई लोकल रूट पे चला गया, किसी भी कारणवश वो डिले हो जाएगा। लेकिन अगर उसने सोच रखा है कि जाना पहुंचना दिल्ली है, चाहे गांव के रास्ते से जाओ, तो वो गांव के रास्ते से भी दिल्ली जाके मानेगा, उसकी जॉब नहीं लगी। दूसरा बंदा था, उसने +2 तो कर ली लेकिन आगे एडमिशन ना हो BA में अच्छे कॉलेज में। तो तीसरा बंदा था जो अनपढ़ था, कपड़े भी नहीं थे शरीर पे, बिल्कुल फकीर की तरह,
तो तीनों कहने लगे मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो तीनों को बुला लिया। सबसे पहले तो किसको बुलाया? जो बिल्कुल जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है उसको बुलाया। तो जब उसको बुलाया कि भाई देखो ये दो तो इससे ऊपर ही है, अगर इसका समाधान कर दिया तो मान लो कि दोनों का भी समाधान हो गया। तो उससे पूछा गया कि आप क्यों सुसाइड करने जा रहे हो? उसने बताया कि भी मेरे पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना खाने को खाना है, भोजन नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई ज्यादा गंभीर विषय नहीं है, मैं जानता हूँ एक लाला जी को, उसके पास चलते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो लाला जी के पास पहुंचे कि ये बंदा है, इसके पास ना वस्त्र ना खाना भोजन कुछ नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरी आंख एक दे दे, मैं तेरे को अभी बढ़िया बढ़िया वस्त्र भोजन जितने चाहे इतने ही ड्रेस मैं खरीदवाऊंगा, तो उन्होंने सिर्फ एक आंख दे दो। यानी वो चुप हो गया। उसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि ले लो भाई, जब दे रहा है कि भी एक ही आंख तो मांग रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, कितने भी वस्त्र ले लो और कितना भी भोजन ले लो, साल का ले लो, 5 साल का ले लो, इस तरह से। तो वो अवाक रहेगा, मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं थी। समझ रहे हो? यानी आपके पास जो संसाधन है वो पर्याप्त है, सिर्फ सोच पर्याप्त करनी है। जो संसाधन आपके पास इस परमात्मा ने दिए हैं ना, वो क्या है? पर्याप्त है। इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट्स है ये नहीं पता भी जीव कहाँ है अभी तक भी, शायद हो सके बाई चांस है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंट जरूर मिलते हैं। बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन यानी ये जो ताकत जब आप डेवलप करोगे ना किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने की, ये वहां आपके काम आएगी कि भी आप अननोन क्वेश्चंस के बारे में भी लिख पाओगे। यानी अपनी जो शैली है, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है ना तो वो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जो वो चेक कर रहा है। ऐसे नहीं है कि रिटर्न टाइप किसने लिख दिया, हो सकता है उसको 30 में से सिर्फ 5 ही नंबर देके छोड़ दे, हालांकि आपने हूबहू कॉपी की है। अगर किसी टीचर को शक भी है ना आपके ऊपर कि यस कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसका हमें पता है कि नहीं लिख सकता कुछ, लेकिन आपने कॉपी करनी, अपॉर्चुनिटी मिल गई नकल करके, यो कहीं होते हो सकता है 5 ही नंबर के टीचर हो। कारण क्या होता है कि भी उसको भी पता है एग्जैक्ट कॉपी करना और एक अलग तरीके से। जैसे बताया आपकी जो टाइम है, कपिल जी ने भी टाइम है चेंज होता है, और डिसीजन आपने फिर लेना है, यानी सिविल सर्वेंट ने लेना है। यानी उनकी वो ट्रेड चेक होनी, वो गुण चेक होना अत्यंत ही अनिवार्य है। वैसे छोटी सी बात लगती है कि क्या बात होगी, कोई चाहिए राधे मान लिया किसी ने भी, उस तरीके से कैसे उस चीज को डील कर रहे हो आप, पेशेंसली सुन रहे हो, देख रहे हो, और फिर वही रेप्लिकेट कब होगी जब फाइनल में आपकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, अगर जरूरत पड़ी जिंदगी में। इन कई बार क्या होता है कि जरूरत ना पड़े, लेकिन बहुत बार जरूरत पड़ती है समाज के अंदर, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जब आपकी वो जो ट्रेड्स है वो काम आती है, हो जाता है। उसी दिन से जो फाउंडेशन है स्टार्ट हो जाती है। आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी हर बात पे ध्यान देते हैं कि भी ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि आदत क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, हैबिट कहते हैं ना, मेक ए हैबिट। क्योंकि जो हैबिट होगी ना भूल नहीं सकते आप, भूलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो फिर काम नहीं है आपका, भूलोगे ही नहीं। रतन सिंह राणा जी का, चेयरमैन साहब का, जो कि संस्था के चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ मिसिस अमित कुमारी जी का मेंबर ऑफ मैनेजमेंट है, और डॉक्टर गुरिंदर सिंह जो एक्स प्रिंसिपल है खालसा कॉलेज से, उनका, और राकेश सचदेवा जी चेयरमैन विख्यात फाउंडेशन ऑफ इंडिया आपका, और साथ में मंजू बाला जी जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो मैडम का, और जो कपिल मदान कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, तो मदान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, Madan sir told us that
a written exam was taken before some month here, and according to the result of that exam, I would like to invite Ramadan sir here. Sir, please join us and announce the result. And after that, there will be a prize distribution ceremony and as well as certificate distribution ceremony would be there. Sir, please join us. Thank you very much, sir. Now we are going to announce first prize of SRT competition. It is an inter-school SRT competition, but we are giving one prize to every student. After giving every prize to every student from every school, we will select 3 top categories from all the schools. Today we are giving the first prize of amount of rupees 2100 rupees to this school. The prize goes to Miss Anshika, 11th class, Gita Niketan Vidyapeeth, Missing. Then I would like to invite our chief guest, Dr. Anil ji. Principal sir, chairman sir, please come and please give this prize money to our talented student. Now I would like to invite Chairman sir. All evaluation cards of all the participants who participated in the SLRT competition. Ma'am, there are number of cards. How will we distribute it? Raise your students' hand. Raise your hands. Students जिन्होंने participate किया था. Who participated in SLRT competition? Raise your hands. Raise your hands, students. Very good, very good, very good. एक बार ऐसा करेंगे. समय की थोड़ी सी नजाकत है. आप ऐसा करो ऊपर सभी आ जाओ ऊपर. एक बार सब ऊपर आ जाइए. All participants come on the stage. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपका गीता निकेतन फैमिली में स्वागत। अन्य अतिथिगण डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी, डॉक्टर राकेश सचदेवा जी एंड कपिल मदान जी और विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के समस्त सदस्यगण, यहाँ उपस्थित अभिभावकगण, प्रबंधक महोदय रकम सिंह राणा जी एंड मैम अमित कुमारी जी, मैं गीता निकेतन परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए, तो मुझे लगता है कि ये जो मेगा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसको आपने 4 चांद लगा दिए सर। आज के इतने व्यस्त समय में से अगर आपने समय निकाला, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा पढ़ रहा है, हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जैसे राकेश सचदेवा जी ने कहा था कि कैरियर को लेकर अनेक अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं, हम सबको पता है। उन्होंने कहा कि 8वां अजूबा, जिसको गूगल देवता के नाम से भी जाना जाता है, आप एक क्लिक करो तो वो सभी जानकारी आपको दे देता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये सभी जानकारियां होते हुए भी हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि हमने अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार किस अवसर को चुनना है, किस अवसर पर मेहनत करनी है कि हम अपने जीवन के आयाम पर पहुंच जाएं। हमारे जितने भी अतिथिगण यहाँ पर हैं, उपस्थित
उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि आज उन्होंने हमारे विद्यार्थियों के सामने जो जीवन में एक चुनौती आने वाली है, उस चुनौती को उन्होंने बहुत ही आसान बना दिया है। आप बोलोगे कैसे? उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव आप सबके साथ शेयर किया है, और केवल उन्होंने अनुभव शेयर नहीं किया, उस अनुभव के साथ साथ उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय हर तरह के तर्क और वितर्क दिए हैं, चाहे वो उसके पक्ष की बात हो या उसके विपक्ष की बात हो। करियर मार्गदर्शन आज के समय का एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो साइंस विषय से पढ़ रहा है, उसने पढ़ लिया, माता पिता के दबाव में आकर उसने साइंस से पढ़ाई कर ली, बट बच्चा कला में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पता नहीं है, माँ बाप को भी नहीं पता। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, इसका मतलब है कि बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करना कि वास्तव में वो चाहता क्या है, और माँ बाप को उसकी जानकारी देना। आज जो अभिभावक गण यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि वो अपने भविष्य, बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत ही अवेयर है, जागरूक है। वो जानना चाहते हैं कि गीता निकेतन परिवार ऐसा क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मेरे बच्चे की रुचि किस विषय में है और कैसे मैं अपने बच्चे का साथ दूं कि वो अपने उस जो गोल, जो लक्ष्य उसने अपना रखा है, वो उसको अचीव कर सके। जैसा कि सभी को इस बात की जानकारी होती है, लेकिन आगे बढ़कर ना तो कोई बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है, उसकी जानकारी भी नहीं। और सर ने बार बार इस बात को रखा है कि हर बच्चा क्या चाहता है कि मेरा मित्र, लड़कियां हो तो मेरी सहेली, वो अगर आर्ट्स में जा रही है मैं आर्ट्स में जा रही हूँ, वो कॉमर्स में जा रही है मैं कॉमर्स में जा रही हूँ, मेरा फ्रेंड कनाडा जा रहा है मैं कनाडा जा रहा हूँ। बट आपको अपने अनुसार उस जानकारी को प्राप्त करना है कि वास्तविकता में आप कहाँ जाना चाहते हो। ये अंधेरा है, और उस अंधेरे में एक रोशनी, एक उजाला भरने का जो काम किया है, वो आज मेगा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में हुआ है। तो मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। जैसा कि मलकीत सर ने बोला है कि हमें भी कहीं ना कहीं एज अ टीचर होते हुए हम भी अवेयर हुए, हमें भी जागरूकता मिली, अरे कुछ बातें हमें भी नहीं पता थी। एज अ प्रिंसिपल मेरा मानना है कि मेरी भी अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सभी मेरे बच्चे हो। अगर मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है तो मैं कैसे अपने बच्चों को उसकी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दे सकती हूँ कि वो रास्ते पे आगे बढ़े। अब मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे शुरुआत में डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी ने बोला था, सर आपकी ही बात को आगे रखती हूँ मैं। सर ने बताया था कि मौज करो, लेकिन मौज करने के लिए कठिन परिश्रम की बहुत जरूरत होती है। इस विषय पर मुझे एक बहुत ही पुरानी कहानी याद आती है, और वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाती है कि मौज कब कर सकोगे, जब आपने कठिन परिश्रम किया होगा। मौज करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये जो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, ये आपको उस मौज करने के तरीके भी बता चुका है कि मौज करने से पहले मेहनत करो। अब मेहनत कैसे करनी है, ये कहानी के माध्यम से ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इस कहानी पे वर्क भी करे। ये आप सभी के लिए है। मैं किसी क्लास में अगर गई होंगी किसी टाइम, तो मैंने वहां भी शेयर की हुई है, तो मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी भर देती है आपके अंदर दोबारा से कि मेहनत करोगे तो मौज करोगे। वो कैसे है, एक बार एक कलाकार हुआ करते थे, और ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब कोई गाड़ियां नहीं चलती थी, पैदल यात्रा हमें करनी पड़ती थी। तो वो कलाकार, अब देखो जिसका जैसा कहते हैं ना नेचर होता है, किसी भी व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है वो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। अब वो जो कलाकार थे वो पैदल जा रहे थे, उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। पैदल चलते चलते, अब कितनी देर एक व्यक्ति पैदल चल सकता है, उनको थकावट महसूस हुई और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब पेड़ के नीचे बैठ गए, उनकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद आंख खुली। अब जैसा कलाकार का नेचर है सर, कलाकार ने क्या किया, वहां से पत्थर उठाया, उनको एक सफेद चमकदार पत्थर दिखाई दिया और वो बड़ा सुंदर लगा उनको।
मूर्तिकार ने सोचा, मूर्तिकार थे वो, मूर्तियां बनाने का काम करते थे। उन्होंने कहा अरे कितना सुंदर पत्थर है, अगर मैं इसको तराशना शुरू करता हूँ तो एक सुंदर मूर्ति बन जाएगी। ये आपके जीवन पे है, बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने जैसे, क्योंकि देखो कलाकार है, मूर्तियां बनाने का उसका काम है, तो जैसा जिसका नेचर हो। अब हमारी पॉकेट में पेन मिलेगा क्योंकि हम अध्यापक हैं। अब कलाकार की पॉकेट में क्या मिलना था, उसके मूर्तियों को तराशने के औजार। उसने अपनी पॉकेट से, अपने थैले से वो औजार निकाले और मूर्ति, उस पत्थर को तराशने के लिए जैसे पहला ही वार किया, पत्थर के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं ये कष्ट नहीं सहन कर सकता जो आज की युवा पीढ़ी है। जब हम आपको तराशने की कोशिश करते हैं तो आपका भी यही एग्रेशन होता है कि अरे नहीं, मैं ये कष्ट नहीं सहन कर सकता। मूर्तिकार ने रख दिया साइड में। आपको भी ऐसे ही सोसाइटी इग्नोर करना शुरू कर देती है कि नहीं, अरे ये नहीं सीखना चाहता तो छोड़ दो इसको। मूर्तिकार ने क्या किया, इधर उधर देखा तो एक काला सा भद्दा सा पत्थर जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, मूर्तिकार ने उसको उठाया, उसको उठाकर उसको तराशना शुरू किया। जैसे जैसे उसने उसको तराशा वो एक सुंदर मूर्ति बन गई, बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। और मूर्तिकार ने उस पेड़ के नीचे रखा उसको और अपने रास्ते पे चला गया। कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय अनुसार, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, मूर्तिकार जब वापस उसी रास्ते से गुजर रहा था तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था और एक बहुत ही भारी पेड़ था जिसके नीचे मैंने कभी विश्राम किया था, और आज यहाँ पर तो एक मंदिर बना हुआ है, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो वो मूर्तिकार, जिज्ञासा तो सभी में होती है देखने की, वो अंदर जाता है और वो देखता है। तो क्या देखता है, जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है वो देखता है कि मंदिर में एक मूर्ति रखी हुई है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है और सभी लोग उत्सुक हैं उस मूर्ति को देखने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए। तो जिज्ञासावश जब वो मूर्तिकार भी आगे चलता जाता है तो वो क्या देखता है, वो देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो मूर्ति उसने तराशी थी उसको लोग पूज रहे हैं, और जो पत्थर, सफेद चमकीला पत्थर जिसको वो तराशने की कोशिश कर रहा था, जिसने बोला कि मुझे मत तराशो, मैं ये दुख, ये कष्ट सहन नहीं कर सकता, जितने भी लोग आ रहे थे, नारियल, उस सफेद पत्थर पे नारियल फोड़ रहे थे और उस सुंदर जो मूर्ति बनी थी काले भद्दे पत्थर की, उस पर वो नारियल का जल चढ़ा रहे। तो यही हम सब, ये विद्यार्थियों के जीवन का एक सच है कि जो ये टीचर्स या अध्यापकगण, जो आपके माता पिता आज आपको सीख दे रहे हैं, जो आपको आज कष्ट लग रहा है, वो आज कष्ट नहीं है। अगर आज आप उस कष्ट को, उस हार्ड वर्क को, उस कठिन परिश्रम को भोगते हो तो आने वाला जो समय होगा उस काले भद्दे पत्थर की तरह पूजे जाओगे, नहीं तो सफेद पत्थर की तरह रास्ते में आने जाने वाले सभी आपको ठोकर लगाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना। गीता निकेतन विद्यालय में आने के बाद हमारे जो प्रबंधक महोदय, मैं तो तहे दिल से उनका हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए रोका नहीं है। उनके पास एक ही शब्द होता है, ठीक है मैम जी। मतलब मुझे नहीं पता मेरा सौभाग्य था सर आपके साथ जुड़ना, या गीता निकेतन फैमिली का भी सौभाग्य था आपके साथ जुड़ना। ऐसी मैनेजमेंट मिलना असंभव है। तो मैनेजमेंट के मिलने के साथ साथ मुझे जितने भी मेरे स्टाफ सदस्य मिले, स्टाफ मेंबर्स मिले, वो भी मेरे लिए फैमिली मेंबर की तरह है। मेरे को लगता ही नहीं कि मैं आज सुबह एक चेयर उठा रही थी, सर कहने लगे मैम आप क्यों उठा रहे? अरे मैं भी वर्कर ही हूँ, मुझे भी काम ही करना है। और इसी सोच की तरह जब तक हम जुड़े रहेंगे, मुझे लगता है कि ये मिसिंग एरिया में हम गीता निकेतन को एक अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और सर अंत में इतना ही, मैं आप सभी का दोबारा से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सबसे ये उम्मीद भी मैं करती हूँ कि भविष्य
भविष्य में भी जब जब हमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, पहला नाम आप सभी का होगा और आपकी तरफ से सिर्फ हमें एक आंसर मिलेगा, हाँ। ये भी मेरा आप सभी के साथ मतलब जुड़ाव है कि नहीं, ये आज के लिए जो एक मुहिम हमने शुरू की है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये भविष्य में भी निरंतर इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर, आप सभी का दिन शुभ हो। और साथ ही में मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मनन के पेरेंट्स को, और साथ ही में मैं उनका थैंक्स भी करूंगा कि उन्होंने आमिन एजुकेशन। सर आपका भी स्वागत है। ऑल्सो द नेक्स्ट साथी शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, ही इज आउट ऑफ स्टेशन सर, उनका भी रिगार्ड आप उसी लेवल पे ग्रहण कीजिए। जॉइन अस also we are regarding another guest of honor निशांत जी। बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम हमारे साथ आई। It was great and fantastic time. Give a round of applause for all the team who is presenting on the stage. Students, if you have any query related to your आज गीता निकेतन विद्यापीठ में बड़ा अच्छा आयोजन हुआ और उसमें काफ़ी अच्छा जो बच्चों को यानी जागरूक किया गया, उसको लेकर सर पहुँचे हैं। सर आज गीता निकेतन विद्यापीठ में जो आयोजन हुआ, जो आपकी संस्था काम कर रही है बच्चों को लेकर, उसको लेकर क्या बताएंगे और क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा गीता निकेतन स्कूल की पूरी मैनेजमेंट का, चेयरमैन सर का, प्रिंसिपल मैडम का, मैनेजमेंट में हमारे मैडम का, जिन्होंने आज ये मेगा करियर काउंसलिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं विशेष रूप से आभार करूंगा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं संस्था के कपिल जी, जिनके माध्यम से ये सब आयोजन हुआ। और मैं आभार करूंगा प्रकट हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी, फॉर्मर प्रिंसिपल खालसा कॉलेज, और हमारे जो यहाँ विशिष्ट अतिथि जो चीफ गेस्ट हमारे आज के तहसीलदार साहब अमित जी, जो स्पेशली हिसार से आए, तो मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूँ। और आज जो ये इवेंट हुआ है, जो इस इवेंट का मोटो क्या है कि एक बच्चों को दिशा मिले, एक डायरेक्शन मिले हर स्टूडेंट को, क्योंकि जो हमने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन हमारी संस्था में लगभग 5000 बच्चों का अभी तक हम ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन करा चुके हैं। लेकिन जो उसमें हमारा टॉपिक था एम ऑफ लाइफ, अगर हम बात करें एम की कि बच्चे की क्या आगे योजना है, क्या वो आगे अपनी करियर को क्या दिशा देना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तो उसके ऊपर हमारा ये जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन था। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे सामने निकल के आई संस्था के सामने कि बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत अभाव है डायरेक्शन का, दिशा का। उनको ये नहीं पता अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रोड मैप है, अगर वो अब्रॉड में पढ़ने जाना चाहते हैं क्या रोड मैप है, अगर वो अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, HCS बनना चाहते हैं, UPSC क्लियर करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन रोड मैप की एक बहुत बड़ी कमी, जिसको आज हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूप से एक्सप्लेन किया। सब अपने अपने फील्ड के महारथी आज यहाँ पर आए थे, तो हमें भी ये सौभाग्य मिला आने का, और कानन ने हमें सपोर्ट किया इसमें बहुत ज़्यादा, तो मैं उनका भी बहुत थैंक्स करूँगा। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर मनीष शाह। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आज मुझे यहाँ पर आके फील हुई वो क्या थी कि जो ये स्कूल है बहुत ही पॉजिटिविटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बच्चों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका जो उज्जवल भविष्य है वो बन पाए। क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट की एक सोच है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, लगभग ज़िंदगी का जो मैक्सिमम टाइम है वो स्कूल में सबसे ज़्यादा देता है, तकरीबन 14-15 साल
एक बच्चा स्कूल में निकालता है अपने जीवन के। तो ये स्कूल का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अगेन मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया, और इनकी पॉजिटिव सोच के कारण ही आज ये सब हो पाया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे कुछ ना कुछ बनकर ज़रूर अपने जीवन में अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो सर आपके तरफ से भी कोई मैसेज रहेगा बच्चों को? और गीता निकेतन विद्यापीठ बड़ा अच्छा यानी कार्य कर रही है और बच्चों को बड़ा अच्छा जागरूक भी कर रही है इस कार्य में। नाम में ही चरितार्थ हुआ है। आज कर्मयोग की बात कृष्ण जी ने कहा और गीता स्कूल से आज कर्मयोग की बात की गई। जिस उद्देश्य को लेकर के माँ बाप बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में भेजते हैं कि बच्चा हमारा कहीं रास्ता में पढ़े और अच्छे करियर की तरफ जाए, सही समय पर सही दिशा मिलना, आज उसी को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के इस सफल आयोजन किया गया करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का। और आज से शुरुआत हुई है संस्था की, विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया और गीता निकेतन विद्यापीठ की संस्था की, दोनों का मिलकर के आज ये संयुक्त प्रयास रहा है आज से शुरुआत, ताकि आने वाले समय में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट बच्चों को, उनको पग पग पर एक सही गाइडेंस दी जाए। आने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, क्या स्टडी किया जाए, उसके ऊपर चिंतन हुआ है। प्रिंसिपल मैम ने एक यहाँ पर अपने एक करियर काउंसलिंग सेल का गठन किया है, ताकि ये जरूरी नहीं है कि आज कार्यक्रम था उसके बाद कोई मिलेगा ही नहीं, एक उन्होंने एक सेल का गठन किया है यहाँ पर, ताकि बच्चा उनका पेरेंट्स किसी भी समय, चाहे कॉलेज स्कूल में आकर के, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे जूम कॉल के माध्यम से, वो कनेक्ट करे स्कूल के साथ और अपने बच्चे के लिए जो उनको मार्गदर्शन चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, तो उसका लाभ ले। इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब रकमन सिंह राणा जी का, उनका पूरा सहयोग रहा। और मैं चाहता हूँ ऐसे स्कूल, समाज का हर स्कूल इस बात को आज प्रेरणा ले, इस आज के सेमिनार से। आज सुदूर निसिंग में, आज करनाल में, आसपास बड़े बड़े स्कूल काम करते हैं, परंतु आज जो शुरुआत इस स्कूल ने की है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करूँगा और आपके लिए शुभकामनाएं दूंगा, ताकि स्कूल अपने उद्देश्यों में सफल रहे। धन्यवाद। तो सर आपने भी काफ़ी बच्चों का भविष्य बनाया है गुरु नानक खालसा कॉलेज के अंदर, आपसे बड़ी चीज़ सीख लेकर जो बच्चे आज आगे बढ़े हैं, तो उन बच्चों को भी याद करेंगे और जो नए बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा देंगे आप? गीता निकेतन विद्यापीठ में आज हम ग्लोबल विख्यात फाउंडेशन की तरफ से कैरियर काउंसिल का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी इस GPF का ये है कि हम जो बच्चे आज नशे में की गर्त में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के नशे की गर्त में जा रहे हैं, उन्हें कैसे उनके कैरियर पर उनको सुचेत करें कि आपको अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर उन्हें कोई मार्ग मिलेगा तो वो उस पर चल पड़ेंगे, अगर मार्ग कोई नहीं बताएगा तो वो भटक जाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ आए और हमने बच्चों को मोटिवेट किया है और बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था के चेयरमैन जी को और प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ कैलिब्रेशन किया और हमने आज ये प्रोग्राम जो किया है, इससे बच्चों का विषय बनेगा और हम आगे भी अलग अलग संस्थाओं में ये प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि जो हमारे देश का युवा है वो भटके ना, वो अपने कैरियर में अपना कैरियर बनाए और अपने जीवन में सफल हो। उसके जीवन की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सर आज आप भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं गीता निकेतन विद्यापीठ में, और आपको कैसा लगा और स्कूल का मैनेजमेंट की उसके बारे में भी कुछ कहेंगे? और जो आज बच्चों को शिक्षा दी, आपने भी बच्चों को काफ़ी अच्छी उनको शिक्षाएं दी उनके भविष्य को लेकर। देखिए, जैसे कि भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का भी मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जो हमारे फंडामेंटल्स कर्तव्य हैं, आधारभूत मूलभूत कहेंगे कि कर्तव्य है, उनमें एक आता है कि भी शिक्षा को, सत्र को ऊंचा उठाना, उसमें जो बच्चे हैं साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करना। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, जो हमारा विख्यात जो ग्लोबल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट था, उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया, और जो गीता निकेतन विद्यापीठ विद्यालय में जो आयोजित किया गया है वो सही दिशा में है, क्योंकि वो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक जो एक दृष्टिकोण होता है उसको बढ़ावा दे रहा है। और जो साथ साथ जो कि हरियाणा सरकार का भी मेन फोकस है कि कैसे हम रोजगारपरक बने, हमारी शिक्षा कैसे रोजगारपरक बने, तो उस दिशा में जो ये मेगा करियर ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम हुआ है वो काबिल तारीफ है। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए और जो क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है। तो खुशी की बात है सर। तो आज अच्छा लगा आपको भी? बहुत अच्छा लगा। तो चेयरमैन साहब है, उनसे भी एक बार उनकी भी तारीफ की जाए कब में? जी बिल्कुल। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी देता है, और अपॉर्चुनिटी स्कूल ने दी है, स्कूल किनका कि चेयरमैन साहब का,
जो चेयरमैन साहब की जैसी सोच होगी वैसे ही जो स्कूल चलेगा और वैसे ही जो है क्षेत्रवासियों को उस दिशा में फ़ायदा होगा और जो बच्चे हैं सही दिशा पकड़ सकेंगे। तो चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। तो चेयरमैन साहब, आपका हर जगह नाम है, स्कूल का नाम आपने इतनी तरक्कियों पे लाया और उसको लेकर और अच्छे अच्छे आयोजन हो रहे हैं स्कूल में, उसको लेकर क्या जानकारी देंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ गेस्ट पहुँचे हैं गीता निकेतन फैमिली की तरफ से, मैं हमारे तहसीलदार साहब अमित जी का और उनके साथ में आए हुए गुरविंदर जी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जो, और उनके साथ में आए राकेश जी और भी जो मैनेजमेंट जो कंप्लीट आई हुई है, मैं सभी का अपनी तरफ से और गीता निकेतन फैमिली की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। तो ऐसे आयोजन होते रहेंगे और स्कूल का ऐसे ही नाम बढ़ता रहेगा जी? देखो, हमारी तो कोशिश है, अभी हमें इस फील्ड में आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने से हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, आपने देखा था 10,000 आदमियों का प्रोग्राम था स्कूल में। तो अब की बार भी प्रोग्राम करेंगे, तो हमारी तो ये कोशिश है भी जितना भी मतलब बदलाव हो सके, जो पहले से ज़्यादा जितना बदलाव हो सके, जो भी हमारे से बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो मैम आप भी कुछ कहेंगे और आज शुभकामनाएं देंगे, अच्छा आयोजन रहा। हाँ जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले, इन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर आए और हमें सुझाव दिए। पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, बच्चों को भी नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, लेकिन इनकी गाइडलाइन से हम इस दिशा में पहुँचेंगे कि हमें पता लगे हमारे बच्चे आगे क्या कर सकें। इतना मोटिवेट किया इन्होंने सभी ने, तो पता लगेगा कि आगे बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या करवाना चाहिए पेरेंट्स को भी। इनके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो प्रिंसिपल मैम आपकी तारीफ जितनी करें वो भी कहते हैं कम है, और आप हमेशा ही आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं। और आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो मैनेजमेंट से बंधा हुआ होता है। अगर मैनेजमेंट का साथ नहीं होता तो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता। तो गीता निकेतन विद्यापीठ के जो प्रबंधक महोदय रकम सिंह राणा जी, उन्होंने इस काम के लिए या किसी भी काम के लिए, उनका मानना है कि बच्चों के भविष्य के लिए आप जो भी करना चाहते हो ना मैडम, आपको उसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता है। और ये जो कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, इसके सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं कपिल मदान जी को करना चाहती हूँ, जिन्होंने कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले किया। क्योंकि देखो, मैं नहीं मानती कि इसमें मेरा कोई रोल रहा है, वो उनका रोल रहा है कि वो स्कूल में चलकर आए और उन्होंने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें दिया जिस पर हम आगे अपनी वर्किंग कर सकें। और हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, हिसार से वो आए, और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर भी वो समय पर पहुंचे। उन्होंने हमें सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है समय की कीमत, कि जिस व्यक्ति को समय की कीमत होगी वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर पाएगा। सर, कैरियर की बात हम करें, जो हमारे आज प्रोग्राम का मुख्य टॉपिक था कैरियर काउंसलिंग, जैसे कि डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी और डॉक्टर राकेश सचदेवा जी जो करनाल से यहाँ पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि वो अपने अपने फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की हुई है और उन्होंने इतने बच्चों को गाइड किया हुआ है कि अगर उनके आदर्शों पे हमारे बच्चे चलें तो लगता है कि वो अपने लक्ष्य को जरूर एक न एक दिन प्राप्त कर लेंगे। तो मैम आज तारीफ की गई है, जो आपने काले पत्थर की एक कहानी सुनाई, बच्चों को बड़ा मोटिवेशन किया और बच्चों को बड़ी शिक्षा मिलती है ऐसी कहानियों से। मुझे लगता है सर, कहानियाँ एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बड़े इंसान तक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमें है ना, कई बार क्या होता है, हम किसी का भाषण सुनना नहीं चाहते, हम किसी की बातें सुनना नहीं चाहते, जब अगर रियल लाइफ की कोई स्टोरीज हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत की जाए कि वहाँ पर उसका हम जब बचपन से देखते आते थे कि जब छोटा बच्चा भी होता था, उस छोटे बच्चे को भी अपनी दादी और नानी की कहानियाँ सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। तो मेरा मानना है कि इस तरह की कहानियाँ अगर हम क्लासरूम में जाकर भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अगर हम उनको सुनाएंगे तो बच्चे अपने आप को उस कहानी से जोड़ेगा, वो समझेगा कि मैं इस कहानी का पात्र हूँ और उस कहानी की तरह ही वो अपना रोल प्ले करेगा सर। तो आने वाले समय में जो नीसिंग के आसपास के गाँव के बच्चे हैं स्कूल से जुड़ना चाहें और स्कूल में उनका यानी स्वागत रहेगा, फिर हम चाहते हैं सर आपकी तरफ से भी एक ऐसा मैसेज जाए कि आने वाले समय में सभी बच्चे कोशिश करें,
मैं ये नहीं कह सकती कि सभी बच्चे दौड़ चले आएंगे गीता निकेतन की ओर, बट कुछ बच्चे ऐसे होने जरूर चाहिए कि जिनका हो कि हमने गीता निकेतन परिवार से जुड़ना है। इस साल भी सर विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराया गया था और उसमें हमारे स्कूल की सर लड़की फर्स्ट आई है, अंशिका, जिसको विख्यात ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से 2100 रुपये का इनाम दिया गया है। वो लड़की इसी साल हमारे स्कूल में 11वीं कक्षा में उसने दाखिला लिया था, तो उसके पिता को इतनी खुशी हुई है इस बात को सुनकर, तो वो खुद से बच्चों को जोड़ेंगे कि अगर मेरी बच्ची का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ सकता है तो मेरे आसपास के बच्चों को भी मैं उस स्कूल से जोड़ूं जहां पर आत्मविश्वास बच्चों के अंदर भरा जाता है। सर ज्ञान तो सभी के अंदर है, लेकिन आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है सर। तो आज का जो आयोजन बड़ा सफल रहा, बहुत ज़्यादा सफल रहा सर। मुझे लग रहा है भगवान भी खुश थे। जो कल से बरसात कर रहे थे, वो कहते हैं ना कोई भी अच्छा काम होता है तो उससे पहले बरसात होती है, तो हमने आधा अंदेशा तो उसी से लगा लिया था कि बरसात है तो हमारा ये आयोजन सफल होगा। धन्यवाद।